हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो एग्जाम्स आपके हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जैसे ही आते हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज शुरू हो जाती है। तो अभी फिलहाल टीचिंग एग्जाम में हमारा टीजीटी एंड पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, टीजीटी एंड पीजीटी, जिसकी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं ऑलरेडी। 4 और 5 अप्रैल, 4th एंड 5th अप्रैल जो डेट है, इन दोनों डेट को आपका होगा क्या, टीजीटी। और 11th और 12th को आपका पीजीटी का एग्जाम होगा। अब टीजीटी पीजीटी में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अगर आप में से किसी का भी सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी है, तो वो यहाँ पर विजिट कर सकता है। मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम हमने रखा है रैपिड रिविजन सीरीज। रैपिड रिवीजन सीरीज, ठीक है। इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम फटाफट से एक एक दो दो लेक्चर में पूरा टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने जो स्टार्ट किया है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होता है, लोगों को काफी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, इसलिए यहाँ से शुरू किया गया है। अब इस फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक में भी अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अलग अलग सिस्टम्स हैं बॉडी के। तो उनमें हमने पहला डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया था। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी देख सकते हैं। इसका आज जो है वो लेक्चर 2 है, ठीक है। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। अब लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ा था। आज अब हम पढ़ेंगे क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, और अब हम आज स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सारा इंट्रोडक्शन मैंने फटाफट से आपको दे दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। अगेन, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर कोई वनडे एग्जाम वाला बच्चा है, ठीक है, जैसे आपका रेलवे है या एसएससी है, जिसमें भी आपकी बायोलॉजी आती है, साइंस आती है, तो उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। अगर किसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो उनके लिए काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, जिन्होंने भी दिया होगा वो जानते हैं। करीब 8 to 10 क्वेश्चंस उसमें थे साइंस के, और सबसे ज्यादा किसके क्वेश्चन थे, बायो के क्वेश्चन थे। जैसे आपका नेक जॉइंट पूछा गया था, ठीक है, और आपका डायबिटीज में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है ये पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि गलत ना हो तो आप भी इसे देख सकते हैं, चाहे पीसीएस वाले हो, आरओ यारो वाले हो, और चाहे किसी भी वनडे एग्जाम वाले बच्चे हो, वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग, एक डीप नॉलेज आपको हो जाएगी, वो भी सिर्फ सिंगल 1 से 2 लेक्चर में। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो माउथ में है वो कौन सी है, उनको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवा को हिंदी में हम लार कहते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं, 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर्स होती हैं, राइट। अब सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बकल कैविटी, आपको पता है सलाइवा मुंह में आता है तो बकल कैविटी, मुंह गुहा को हम बकल कैविटी कहते हैं। तो बकल कैविटी में आपकी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। अब उनके नाम आप यहाँ देखेंगे, एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, एक का नाम है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये हमारे, जैसे आप यहाँ पर देखिए, फेस है मान लीजिए किसी का, ये इधर ईयर्स है, ठीक है। तो ये ईयर्स के एकदम पास में यहाँ जो ग्लैंड होती है आपकी, ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। एकदम कान के बगल में होती है, यहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। फिर सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, ये अपर और लोअर जॉ, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, ये अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ के बीच में यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये मान लीजिए अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। अब इनका जहां पर ये जॉइंट है, ये और ये, मैं डिफरेंट कलर से इसको बना देती हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से। ये देखिए, ये इनके जो जॉइंट है, जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल पर आपकी क्या होती है, सब मैक्सिबुलरी एंड सब मैंडिबुलर। सब लिंगुअल, लिंगुआ जहां भी वर्ड आ जाए आप समझिए उसका
जो मतलब है वो किससे है, वो टंग से है। सब मतलब नीचे, सब का मतलब होता है नीचे, सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग, तो बिलो द टंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है हमारी बॉडी में। एक का नाम है पैरोटिड, जो बिसाइड्स ईयर पाई जाती है, मतलब कान के बगल में। एक है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, जो कि अपर लोअर जॉ के एंगल पे होती है। एंड एक है सबलिंगुअल, जो कि बिलो द टंग हमारी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, इसी में इन्फेक्शन होता है आपका किसका, मम्स का। ये थोड़ा याद रखिएगा। मम्स जो है आपका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, गलसुआ। हर चीज पीपीटी पे या नोट्स में लिखना पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, गलसुआ जिसे मम्स बोलते हैं, ये आपका 5 इयर्स के बिलो जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 5 इयर्स के बिलो जो बच्चे होते हैं, उनमें काफी ज्यादा कॉमन होता है ये गलसुआ या मम्स जिसे बोलते हैं। और इसमें आपकी ये पैरोटिड ग्लैंड ही इन्फेक्टेड हो जाती है और इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। फंक्शंस, फंक्शन क्या है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड उनके फंक्शन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, सलाइवा का सिक्रीशन करती है। सबसे ज्यादा सलाइवा पैरोटिड सिक्रीट करती है, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पैरोटिड, बाकी तीनों ही ग्लैंड्स आपकी करती हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका किसके बारे में, सलाइवा के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। लेकिन यहाँ पर सलाइवा के बारे में कुछ नहीं दिया। चलिए हम थोड़ा सा सलाइवा के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखिए, सलाइवा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लार कहते हैं। कहाँ से निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, यानी कि लार ग्रंथि से निकलती है। इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच ऑलमोस्ट 6.8 होता है, राइट। और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नाम होता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। टाइलिन, देखिए पी साइलेंट रहता है यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग ये होती है, टाइलिन इसका नाम होता है। या कहीं कहीं पर इसको क्या कहते हैं, सलाइवरी, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, एमाइलेज क्यों, क्योंकि ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। अब देखिए, आपने सपोज दैट कुछ खाया, जैसे मान लीजिए आपने फूड लिया, ठीक है, कुछ भी फूड लिया, मान लीजिए उसमें आपने एक उबला आलू खाया, ठीक है, एक बॉइल्ड पोटैटो खाया, मान लीजिए उसमें 100% हमने मान लिया स्टार्च है। मान लीजिए जो भी फूड में जो भी स्टार्च है उसको 100% मान लिया, तो उस 100% का जो 30% स्टार्च है, वो आपका सलाइवा डाइजेस्ट कर देगा। बाकी जो 70% है, वो आपका आगे बढ़ेगा और स्टमक में जाएगा, और स्टमक के बाद फिर वो आपका इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां पर उसका पेनक्रियाटिक एमाइलेज से डाइजेशन होगा। बाकी का किससे, पेनक्रियाटिक एमाइलेज से होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सलाइवा कितना परसेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, तो 30% ऑफ स्टार्च डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। तो ये थोड़ा सा सलाइवा के बारे में था, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डबल स्टार मार्क कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आता है, वनडे में भी आता है और जनरली ऐसे भी पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हम। नेक्स्ट अब हम बकल कैविटी से स्टार्ट किया हमने, क्योंकि ये देखिए, चलिए मैं बना देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा इधर। बक्कल कैविटी से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड हमने थ्री पेयर्स पढ़ ली। अब हम यहाँ आएंगे, ईसोफेगस में कुछ नहीं होता है, फेरिंक्स में कुछ नहीं होता है। फिर अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे, अब हम आ जाएंगे कहाँ, स्टमक पे आ जाएंगे। स्टमक पर आ जाएंगे, अब हम देखेंगे स्टमक को क्या कहते हैं, गैस्टर या गैस्ट्रिक। तो अब हमारा अगला पार्ट क्या है, स्टमक है, तो हम स्टमक को देखेंगे। तो स्टमक में हमारी क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, लोकेटेड विद इन स्टमक, मतलब पेट के अंदर होती हैं। बाकी स्टमक की जो एनाटॉमी है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जे शेप का होता है इस तरीके से, और फिर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट है ये होता है कार्डियक पार्ट, ठीक है, बीच वाला होता है फंडिक पार्ट, ठीक है, फंडस फंडिक होता है, और नीचे वाला होता है पाइलोरिक। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऊपर वाला जो मैक्सिमम जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं, और फिर बीच वाला जो पार्ट है उसे फंडिक पार्ट कहते हैं, और नीचे वाला जो है वो पाइलोरिक पाइलोरिक पार्ट होता है। ठीक है, ये पाइलोरिक पार्ट ही आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पर होता है, और इस पाइलोरिक स्फिंक्टर की हेल्प से ये ड्यूडेनम में आगे खुलता है। ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम इनिशियल एकदम स्टार्टिंग वाला पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये सब मैं आपको एनाटॉमी में मैंने पढ़ाया है, अभी हम फिलहाल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपका विद इन द स्टमक लोकेटेड होती हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोटीन है, अगर पूछा जाए फूड के किस कंपोनेंट का स्पेसिफिकली डाइजेशन स्टमक में होता है,
तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है मैक्सिमम वो स्टमक में हो जाता है, बाकी बचा हुआ आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो स्टमक के इधर राइट साइड में इधर आपका लिवर होता है, लिवर के साथ नीचे ऐसे गाल ब्लेडर भी लगा हुआ होता है, तो लिवर की बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिवर। लिवर की बात करेंगे तो लिवर आपका देखिए यहाँ लिखा है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जब मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगी तब मैं वहां आपको क्या बताऊंगी कि जो ग्लैंड होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, वो कितने तरीके की होती हैं, वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट, एक होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, राइट। एंडोक्राइन क्या होती हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स, और ये क्या होती हैं आपकी इसमें डक्ट के थ्रू आती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये नहीं, आई थिंक ये डक्टलेस होती हैं, यस डक्टलेस, क्योंकि डायरेक्ट हार्मोन जो आपका ब्लड में आता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, बेसिकली एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और ये इसमें डक्ट के थ्रू आता है, जैसे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और आपका हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, जिसे डक्टस कोलिडिकस कहते हैं। तो ये डक्ट के थ्रू आता है और आकर अपने टारगेट पे काम करता है। हेटेरोक्राइन को हम मिक्स कहते हैं। अब मिक्स का मतलब आप समझ गए, जिसमें कुछ फंक्शन एंडोक्राइन के हो प्लस कुछ फंक्शन आपके किसके हो, एक्सोक्राइन के हो, राइट। तो हमारी पूरी बॉडी में एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, पेनक्रियाज है, ठीक है, यस पेनक्रियाज हम पढ़ेंगे अभी। पेनक्रियाज है वो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है, उसमें एंडोक्राइनल फंक्शन भी है और एक्सोक्राइनल फंक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में हो गया, हम टॉपिक से हट गए थे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भाग भाग कर नहीं पढ़ सकते, ओवरव्यू लेना इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अभी लिवर की कर रहे हैं ना। हाँ, तो लिवर जो है वो क्या हो गया, एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, क्योंकि हार्मोन्स तो सिक्रीट करता नहीं है, तो लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। लाइज इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल आपका स्टमक लेफ्ट में होता है, लिवर राइट में होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम भी मैंने कल आपको बताया था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हेड हो गया, ठीक है, ये नेक वाला रीजन है, और उसके बाद ये जो आपका मान लीजिए ये हाथ हो गया, ठीक है। अब जो ये हेड है, ये हेड है, ये थोरेक्स है, और ये नीचे वाला पार्ट ये पूरा एब्डोमेन है, ठीक है। तो थोरेक्स को थोरेक्स को एब्डोमेन से सिक्रीट करने सेपरेट करने वाला, सॉरी, सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, एक लाइन के फॉर्म में इस तरीके से दिख रहा है, प्लेन के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं क्या, डायाफ्राम। यहाँ पर लिखा हुआ है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम का क्या काम है, इसका काम है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, राइट। चलिए, हियर हैविंग हैवियर इन मेल्स देन फीमेल्स। यस, जो लिवर है वो आपका मेल्स में उसका वेट ज्यादा होता है, फीमेल्स में उसका वेट कम होता है। मेल में 1.4 से 1.8, फीमेल में 1.2 से 1.5। तो लेकिन एवरेज अगर आपसे पूछे तो 1.5 केजी आप लिख सकते हैं, 1.5 केजी अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब लिवर जो है, लिवर आपका बाइलोब्ड होता है, कितने, 2 लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब और एक क्या होता है आपका राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है और एक राइट लोब होता है। अब यूनिट ऑफ लिवर, जैसे आप जानते हैं बॉडी की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल है, लेकिन जो लिवर है हमारा ऑर्गन, उसकी जो सेल है उन्हें हम क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट। तो हिपैटोसाइट्स आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। हिपैटो देखिए, कहीं भी वर्ड आपको हिपैटो, हिपैटिक, हिपैटा कुछ भी मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, लिवर, लिवर से रिलेटेड है ये चीज। अब हिपैटोसाइट कवर्ड होती है एक शीट से, जिसे ग्लिजन्स कैप्सूल कहते हैं, राइट। तो ये हिपैटोसाइट जो लिवर के सेल्स हैं वो एक कवरिंग से कवर रहती है, जिसको इस तरीके से होती है, ये थोड़ा सा आप देख पाएंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो ये एक कवरिंग से इस तरीके से कवर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लिजन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, ये ग्लिजन्स कैप्सूल। चलिए, नेक्स्ट है, अब अगर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है समझ लीजिए, सूजन होता है, सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाए लिवर में हमारे तो उसे क्या कहते हैं, हिपेटाइटिस बीमारी है, आपने पढ़ी होगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। तो हिपेटाइटिस डिजीज हो जाती है, राइट। तो
एक चीज आप याद रखिए, किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लग जाए, ITIS, हिपेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, या और भी बहुत सारे हैं, तो इनका इसका मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी सूजन आ जाना, कहीं भी सूजन आ जाएगी तो जिस भी बॉडी पार्ट में वो होगी, तो मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन के कवरिंग में जो स्वेलिंग आ जाती है, तो वो आइटिस अगर कहीं भी लग जाएगा तो उसका मतलब स्वेलिंग होता है। ये बेसिक है कुछ चीजें। चलिए अब फंक्शन की बात करें, लीवर के फंक्शन क्या है? तो बाइल का प्रोडक्शन करता है। आप कहेंगे कि इस तरीके से लीवर होता है, बाई बाई लोब होता है, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, यहाँ पर इस तरीके से गाल ब्लेडर होता है। तो देखिए आप कहेंगे कि गाल ब्लेडर में बाइल जूस बनता है, नहीं, बाइल जूस बनता है, इसका प्रोडक्शन लीवर में होता है, लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है? स्टोरेज इसका होता है गाल ब्लेडर में। फिर जब हमें जरूरत होती है तो ये जो गाल ब्लेडर है अपनी डक्ट जो है, जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसके थ्रू आपको भेज देता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन पूछे तो लीवर, प्रोडक्शन लीवर में, लेकिन स्टोरेज पूछे तो कहाँ? गॉल ब्लेडर में होता है, राइट, गॉल ब्लेडर में। उस दूसरा फंक्शन क्या है? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का रिमूवल करता है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यूरिया को निकालता है विद द हेल्प ऑफ आपका यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स हैंसलिट साइकिल कहते हैं, और इसे हम आर्जिनिन साइकिल कहते हैं, सिट्रुलिन साइकिल कहते हैं, नहीं वो तो आपका दूसरा था, यूरिया साइकिल, इसे हम उम, तो सही बताया था मैंने, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। तो ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं या क्रेब्स हैंसलिट साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम है ना इसके, ये इसके बाई प्रोडक्ट के बेसिस पे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता जाता है उसके बेसिस पे नाम है, बट यूरिया साइकिल आप याद रखिएगा। लेकिन इसका ऑर्निथीन साइकिल जो है ना, तो ऑर्निथीन सिट्रुलिन साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ये जो बनते जाते हैं उसी के बेसिस पे नाम रख दिया है। बट आप ऑर्निथीन साइकिल याद रखिएगा कि लीवर में होता है, यूरिया साइकिल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, और एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब देखिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज का एक लेवल होता है, ठीक है, तो ये आपका 80 टू 100 mg पर 100 ml होता है, ये बेसिक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन अब क्या आप इतना ही खाते हैं? कुछ लोग तो बहुत मीठा खाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, उसको क्या करता है लीवर? ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस की हेल्प से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर में स्टोर कर लेता है, और फिर जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है तो इस ग्लाइकोजन को वापस से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं, राइट। जैसे आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिली, आपने एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ा? दौड़ना पड़ा। जब आप दौड़ते हैं तो थोड़ी दूर तो आप दौड़ लेते हैं, लेकिन जब ज्यादा दूर आप दौड़ते हैं फिर आपको क्या, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो इंडिकेशन होता है कि अब आपका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब जो लिवर में स्टोर्ड आपका ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगा है, मतलब प्रोसेस उल्टा होने लगा है, तो उसको ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। अब एक है आपका लाइपोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इनटू फैट्स, इसको ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से जब आप बनाने लगते हैं एनर्जी, लाइक फैट से, प्रोटीन से, तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पर आएंगे, क्वेश्चन करा करा कर आदत पड़ गई है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है लीवर का? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कह लेंगे, तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी आपका लीवर में होता है। सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। अब हिपैरिन क्या है? हिपैरिन एक एंटी कोआगुलेंट है। देखिए खून को जमाने के लिए हमें कोआगुलेशन फैक्टर का, जो कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स तो हमारे ब्लड में होते हैं, तो हमारा ब्लड तो जमा हुआ होना चाहिए, फिर हमारा ब्लड तो लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है, और जैसे ही हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड बाहर आता है, वैसे ही ब्लड जमने लगता है। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपके, आगे हम पढ़ेंगे,
जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से आपका ब्लड क्लॉट होता है। जैसे ही आपको चोट लगती है तुरंत जो है क्लॉट बन जाता है और आपका ब्लड स्टॉप हो जाता है ब्लीडिंग। लेकिन जो हेपेरिन है वो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, इसीलिए एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन। और लीवर का क्या काम है? देखिए, विटामिन ए हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है। जो कहते हैं ना, गाजर खाओ, पपीता खाओ, येलो वेजिटेबल्स खाओ तो विटामिन ए मिलेगा। तो एक्चुअली उसमें बीटा कैरोटीन होता है। उस बीटा कैरोटीन को आपको आपका लीवर विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। ये लीवर का काम है, फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट का प्रोडक्शन करता है। देन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। जो वाटर बैलेंस है उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जिनको ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाता है तो देखिए उनको आप चेहरे पे या आईज के नीचे तो स्वेलिंग सी आने लगती है उनकी बॉडी में, तो उसका मतलब उनको ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं उनका या तो लीवर या तो किडनी में कोई ना कोई फॉल्ट है। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज करता है कुछ चीजों का, जैसे कि ग्लाइकोजन, फैट्स, ब्लड, वाटर, विटामिन ए, डी, ई के। ए, डी, ई के आपको पता है ये सब क्या है? ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। आयरन, कॉपर, पोटेशियम, इन सब का स्टोरेज करता है कौन? लीवर। और वाटर सॉल्युबल आपके विटामिन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल है आपका बी, बी कॉम्प्लेक्स में सारे ही आ जाएंगे, और सी। अच्छा, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में डिफरेंस क्या है? देखिए, वाटर सॉल्युबल जो है वो हमें डेली लेने पड़ते हैं, डेली डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि ये यूरिन में सॉल्युबल होके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल है वो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका बाइल। अब बाइल क्या है? बाइल जूस। तो प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर। स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लैडर। बाइल इज अ वाटरी ग्रीनिश फ्लूइड होता है कंटेनिंग बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल जूस में क्या क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बाइल का बेसिकली काम क्या होता है? तो बाइल जूस जो है वो क्या करता है? बेसिकली इमल्सीफाई करता है किसको? फैट्स को। इमल्सिफिकेशन आप समझ रहे हैं? जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, और क्या होगा? इससे सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है। तो ये काम होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम करता है बाइल जूस आपका। इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, दो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन येलो कलर का होता है, बिलिवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। और इसी बिलिरुबिन की मात्रा जब हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तब हमें क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हमें हो जाता है जॉन्डिस। क्या हो जाता है? जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं। तो बिलिरुबिन की बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड में जॉन्डिस हो जाता है और हमारे नेल्स, हमारी आईज और हमारी स्किन थोड़ा येलो कलर की हो जाती है। चलिए, यस। और बाइल सॉल्ट्स में अगर देखें तो सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोक्यूलेट होता है। ठीक है। ये सब आपके बाइल सॉल्ट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बाइल। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एचसीएल। एचसीएल का न्यूट्रलाइजेशन करता है, प्लस इमल्सिफिकेशन ऑफ, यहां पर फैट नहीं लिखा है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ये भी करता है। तो ये आपका बाइल का काम हो गया। अब थोड़ा सा लीवर के साथ, जो इस तरीके से आपका लीवर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गॉल ब्लेडर लटका हुआ होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो गॉल ब्लेडर की सारे फंक्शन मैं बता चुकी हूँ। गॉल ब्लेडर में बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। राइट। अब गॉल ब्लेडर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये पियर शेप का, नाशपाती की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ना लटका हुआ होता है, ऐसे नाशपाती की तरह ही होता है। अटैच टू लिवर, लिवर से अटैच होता है, जो कि आपको दिख रहा है। स्टोर्स बाइल सिक्रीट बाय लिवर। यस। तो बाइल जूस को स्टोर करता है, जो कि किसने बनाया है? लिवर ने बनाया है। और लिवर बनाकर ट्रांसफर कर देता है किसको? यहां से बना और यहां से ये आ जाता है कहां पर? गॉल ब्लेडर में। पार राट्स एंड हॉर्सेस रैट्स एंड हॉर्सेस डू नॉट हैव गॉल ब्लेडर। यस। तो रैट्स और हॉर्सेस के पास गॉल ब्लेडर नहीं होता। ये थोड़ा सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रैट्स में और हॉर्सेस में गॉल ब्लेडर एब्सेंट होता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है, जो हमारी गैस्ट्रिक सॉरी ग्लैंड है, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो है क्या? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में थोड़ी चीजें मैंने आपको बताई थी अभी पहले, कि पेनक्रियाज क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मतलब इसमें एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगी तो आपको लोकेशन, एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो जो है
क्लियर मैं कर देना चाहती हूँ, लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट क्लियर हो जाए थोड़ी सी। ये है, ये सपोज दैट यहाँ से ये आपका माउथ बकल कैविटी ये शुरू हुआ, सब नहीं बनाएंगे हम। यहाँ आए हम, डायाफ्राम है, यहाँ पर स्टमक है हमारा, ये देखिए यहाँ पर स्टमक है, और यहाँ से ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई है, और इस तरीके से यहाँ से पूरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से है पूरा यहाँ से। और ये आपका मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा काफी परफेक्शन चाहिए होता है, ये है, ठीक है, कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, फिर इधर से आकर थोड़ा सा मैं रफ ही बना रही हूँ बहुत। तो ये जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में इसको कुछ स्पेस दिख रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कलर से पेनक्रियास को बना देती हूँ। यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पत्ती की तरह, ये होता है पेनक्रियास, ठीक है। अब आपको आई होप सारे ऑर्गन्स की जो एक लोकेशन है वो समझ में आ गई। तो ये लीफ शेप का जो है ये है आपका पेनक्रियास। तो देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये रियल में होता है। इसका वेट कितना होता है, तो 60 ग्राम्स का होता है, काफी लाइट वेटेड होता है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी विथ होती है, और 12 टू 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। जितनी बड़ी आपकी स्केल होती है छोटी वाली, बस उतना 15 सेंटीमीटर की होती है वो, तो 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी विथ होती है। लोकेशन अगर आप देखिए तो पोस्टीरियर टू स्टमक, देखिए स्टमक ये है, स्टमक के नीचे है ना, पोस्टीरियर है, पीछे होता है एक्चुअली, पोस्टीरियर का मतलब पीछे होता है, इंटीरियर का मतलब आगे होता है, तो थोड़ा सा पीछे होता है स्टमक के, इन एब्डोमिनल कैविटी, ऑब्वियस सी बात है एब्डोमिनल कैविटी में ही होगा। पेनक्रियाज हैज टू पार्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मिक्स्ड ग्लैंड है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो इसके पास दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, तो ये आपका हार्मोन सिक्रीट करता है, और कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। थोड़ा सा पहले एक्सोक्राइन आप पढ़ लीजिए। एक्सोक्राइन में क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो फूड के लगभग हर कंपोनेंट मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वन मोर, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी तो होता है। तो ये इन चारों ही कंपोनेंट पे, और जितने भी कंपोनेंट है सब पर काम करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट पे, लाइपेज कर पेनक्रियाटिक लाइपेज करता है फैट पे, न्यूक्लियेजेस डीएनएज आरएनएज होता है, और प्रोटीन के लिए भी आपका ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग हर कंपोनेंट पे काम करता है। तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है आपका पेनक्रियाटिक जूस, राइट। उसके बाद आप बात करेंगे एंडोक्राइन पार्ट की, तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अब इसमें तीन पार्ट होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा अल्फा सेल, ये आपका थोड़ा गलत यहाँ पर लिख, एक्चुअली सीक्वेंस ही गलत लिखा है। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल आपकी, डेल्टा सेल क्या करती है, सोमैटोस्टैटिन। अब इंसुलिन ग्लूकेगॉन का पहले आप काम समझिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंसुलिन भी आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सोमैटोस्टैटिन, आप सोमैटोस्टैटिन जो है हार्मोन आपका मूवमेंट जो आपका इंटेस्टाइन में जाकर उसको सिक्रीट, जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके सिक्रीशन को इनिशिएट करता है, कि मतलब सोमैटोस्टैटिन गया स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को, राइट। अब ये सर्कुलेटिंग ब्लड में ये सारे हार्मोन आपके निकल जाते हैं। तो इंसुलिन का तो आपको रोल पता ही है कि ये जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और कमी से अगर ये कम निकलेगा तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी, मतलब जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाएगा, और फिर आपको क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, डायबिटीज हो जाएगी। तो इंसुलिन का डायबिटीज में रोल है। और अभी हमने अभी एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, आप पढ़िएगा जरूर। डेनमार्क, यूके और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने मिलकर बनाया है, कुछ उसका NNC 2215 ऐसे करके, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे करके कोई आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया है। खैर चलिए, तो ये आपका क्या हो गया,
ये बातें हो गई आपकी पेनक्रियाज के बारे में। अब हम आ जाएंगे किस पे, इंटेस्टाइन पे। तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, राइट, जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस का एक दूसरा नाम है सक्कस इंटेरिकस। याद रखिएगा, नाम आ सकता है कि सक्कस इंटेरिकस क्या है। तो सक्कस इंटेरिकस दूसरा नाम है, अनदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में लाइपोलिटिक एंजाइम यानी कि जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटियोलिटिक जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और अमाइलोलिटिक एंजाइम भी होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। मतलब कि सारे ही कंपोनेंट पे ये काम करता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर तो इस नोट्स के हिसाब से तो खत्म हो गया है, बट कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये, कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। फिर आपसे पूछे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। दोनों चीजें आती हैं। मैक्सिमम फूड पूछ सकते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। मैक्सिमम डाइजेशन तो आपका इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो डिफरेंट है। देखिए, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, ठीक है। और मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दो बातें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में हम बात अगर कर लें, थोड़ा सा मुझे खाली स्पेस मिल जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेस के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंड यहीं पर कर लेते हैं। यस, तो डिजीज के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक आप अ, देखेंगे, हमने पढ़ लिया है क्या, हीमोरॉइड्स तो पढ़ लिया है, पाइल्स के बारे में तो पढ़ लिया है, ठीक है, हो गया है। एक आप देखेंगे जॉन्डिस, जॉन्डिस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, कैसे होता है, क्यों होता है। एक हो जाएगा आपका कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल आपका टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो डिफिकल्टी होता है, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं एज अ ट्रीटमेंट, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यस, तो आप इतनी डिजीज कर लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी। जॉन्डिस है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज हैं। यस, टीथ से रिलेटेड बात करें तो पायरिया, पायरिया, पायरिया ये आपका होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस कॉज करता है पायरिया। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो कॉज होती हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए नोट्स का पार्ट था, अभी हम इसका क्वेश्चन का पार्ट भी करेंगे। तो ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है, इसमें हो गए 2 लेक्चर, आगे मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, क्योंकि 2 लेक्चर का कोई मतलब नहीं, रिवीजन तो फटाफट होना चाहिए। तो इसे आपकी तैयारी है तो आप इसे एज अ रिवीजन आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पर लाए कर रहे हैं और कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, राइट। तो ये रैपिड रिवीजन सीरीज है, हमारा इनिशिएटिव है हमारे चैनल सफलतागंज का। अगर आपको पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ भी है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया ना, ये सारे वनडे एग्जाम्स, ठीक है, पीसीएस के लिए, सबके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी आपकी रिसेंट में आने वाली वैकेंसी एलटी ग्रेड की और जीआईसी की, तो उसके लिए भी अगर किसी को बेसिक्स तैयार करने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम क्वेश्चंस को भी टारगेट करेंगे, क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं फिजियोलॉजी की सीरीज को कंप्लीट करूंगी, फिर आपका रिस्पॉन्स देखूंगी, फिर हम क्वेश्चन की सीरीज को भी लेकर आएंगे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, उसको हम सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगेन, सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड यस, वन मोर थिंग, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।